अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो अपनी सीरीज़ का आगाज़ करना है उसमें हम डिफरेंट आइज़ाज़ और आईएफआरएस जो है वो कवर करेंगे। ताकि हम जो आईएस हैं जैसे फिर आईएफआरएस हैं उसका बेसिक समझ सकें, उसका कॉन्सेप्ट समझ सकें और वो आपको हेल्प कर सके आपकी स्टडी में, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं अपना आईएस 36 से, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा ये। बहुत से लोग जो प्रोफ़ेशनली काम कर रहे हैं, जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी थी, अब थोड़ी-सी मतलब मिस हो गई है, याद नहीं है, तो वो अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं आईएस 36 से। आईएस 36 क्या है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट यानी कि अगर मैं इसको बेहतर तरीके से पहले तो आप ये डेफिनेशन पढ़ लें। द कोर प्रिंसिपल इन IS 36 is that an asset must not be carried in the financial statement at more than the highest amount to be recovered through its use or sale. इस बात को मैं आपको बेहतर मतलब अंग्रेज़ी तो खैर आपने पढ़ ली, इसको समझाती हूँ मैं कुछ इस तरह। एक मिनट, हमारा ये नोट पैड जो ज़रा हैंग हो गया है उसको चलने दें ताकि मैं इसको मज़ीद बेहतर तरीके से आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा सकूँ। अच्छा, इसमें आपने देखना ये है कि आपकी बैलेंस शीट पे एसेट जो है, अब वो एसेट मोस्टली इसमें क्या कवर करेंगे? आपके फिक्स एसेट, नॉन और इंटेंजिबल्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं पकड़ लेती हूँ अभी मशीन। आपकी फैक्ट्री है, आपकी जो पैकिंग मशीन लगी हुई है वो आपने कोई ली है 10 मिलियन की। ठीक है, अब आप लोग बैलेंस शीट पे उसे कैसे लेके जाते हैं कि 10 मिलियन उसकी कॉस्ट है, तो उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला ही साल है, 1 मिलियन का डेप्रिसिएशन, 9 मिलियन आप बैलेंस शीट पे रिपोर्ट करेंगे अपने। ऐसा ही है, अलाइन है सब यहाँ तक। तो अब मैं आपको इस 9 मिलियन को लेकर सब अलाइन है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि आपने एक मशीनरी खरीदी हुई है, पैकिंग मशीनरी, जिसकी कॉस्ट है 10 मिलियन। इसका डेप्रिसिएशन आपने इसमें से निकाला 1 मिलियन। 9 मिलियन की ये बैलेंस शीट पे आ रही है। ठीक है, ये बैलेंस शीट पे आ रही है। किसी भी वजह से आपको इंडिकेशन मिली कि यार इस मशीनरी में तो कोई खराबी आ गई है, आपको देखिए इम्पेयरमेंट की है ना, आपको इंडिकेशन मिलेगी किसी न किसी वजह से। आपको इस चीज़ का डाउट होगा कि यार ये मशीनरी है ना, ये जितनी वैल्यू पे आ रही है ना, हो सकता है कि अब ये इतनी वैल्यू पे नहीं हो, इसकी वैल्यू कम हो गई हो। क्या हुआ है? मशीन खराब हो गई। अच्छा, तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? Must not be carried in the financial statement at more than the highest amount to be recovered through its use or sale। मतलब आपके पास ये बैलेंस शीट पे 9 मिलियन आ रहे हैं, आपको इंडिकेशन मिली कि यार ये मशीन ख़राब हो गई है। अच्छा, आपने पता किया कि अगर ये मशीन मैं आज जाके बाज़ार में बेचूं, अगर ये मशीन मैं मार्केट में जाके, ये मार्केट है ठीक है, बेचूं, तो ये कितने की बिकेगी? तो आपको पता चला ये 8 मिलियन की बिकेगी, इससे ज़्यादा की नहीं जाएगी। ठीक है, और इस मशीन को निकलवाने का खर्चा, मार्केट तक ले जाने का, एजेंट की कमीशन वमीशन, 1 मिलियन आपका इसमें लग जाएगा, फूक जाएगा, यानी कि आपकी जेब में टोटल 7 मिलियन आएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल इज इक्वल्स टू 7। एक आपने ये निकाल लिया।
दूसरा आप देखेंगे वैल्यू इन यूज़, कि अगर ये मशीन मैं बेचता नहीं हूँ और मैं इसे मज़ीद यूज़ करता हूँ, तो ये कितना कितना बेनिफिट देगी मुझे? 9 तो नहीं देगी, तभी आप इम्पेयरमेंट कर रहे हैं। तो जब आपने वैल्यू इन यूज़ निकाली तो उसने आपको बोला है कि ये आपको 7.5 का बेनिफिट देगी। तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें से और इसमें से ज़्यादा कौन-सा है? ये है 7.5, तो ये आपकी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। ये आपके एसेट की रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। इस बात को लेके आप लोग अलाइन हैं? मैं बोर्ड को साफ करके इसको ज़रा और समराइज़ करके आपको समझाती हूँ, कि ताकि आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ को लेकर। देखें, बहुत बेसिक लेके चलते हैं। कॉस्ट थी एसेट की 10 मिलियन, डेप्रीशिएट होकर 9 मिलियन बैलेंस शीट पे आ रही है। ठीक है? अब हमें पता चला कि ये इम्पेयर हो गई है, मशीन में खराबी हो गई है, मशीन इम्पेयर्ड हो गई है, तो आपने निकालना है इसका रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलता है? रिकवरेबल अमाउंट जो है वो हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज़। यानी कि इस मशीन को आप आज बेच दें तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? हमने देखा 7 मिल रहे थे, और अगर हम इसे यूज़ करें तो हमें कितने मिलेंगे? 7.5। इन दोनों में से हायर कौन सा है? 7.5। तो आपका रिकवरेबल अमाउंट है 7.5। समझ आती है ये बात? मतलब यहाँ तक अगर आप लोग अलाइन हैं तो मैं फिर इसको आगे बढ़ाऊँ, तो फिर 1.5 से आपका एसेट इम्पेयर्ड है, यानी कि ये आपका लॉस है। आपने अपना इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर लिया, जो कि है 1.5। समझ आती है बात यहाँ तक? एक एसेट था 10 मिलियन का, 1 मिलियन से डेप्रिशिएट होकर बैलेंस शीट पे आ रहा था 9 मिलियन का। यहाँ आप रुके क्योंकि ये मशीन में कोई ख़राबी आ गई। अब आपको पता चला कि यार इसकी हमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ख़राबी आ गई है तो ज़ाहिर है इसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट हुआ होगा, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट हुआ होगा, इसकी एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट हुआ होगा। तो आपने 2 काम करने। आपने आपने एक ये काम करना है कि इसका रिकवरेबल अमाउंट निकलना है। रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए आपने 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपने देखना है कि मैं इस एसेट को मार्केट में जाके अगर आज बेचूँ, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, और अगर मैं उसको यूज़ करूँ तो मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा। उन दोनों में से जो हायर होगा, वो आप अपनी कॉस्ट में से माइनस करेंगे और अपना इम्पेयरमेंट लॉस निकालेंगे। ये बात यहाँ समझ आती है? इस लाइन को दोबारा पढ़ें। An asset must not be carried in the financial statement at more than the highest amount to be recovered through its use or resale. हम इसको 9 पे नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी हाईएस्ट मतलब 9 पे तो इसकी वैल्यू है ही नहीं ना। या तो ये मुझे 7 रुपए देगी या तो ये मुझे 7.5 रुपए देगी। तो मैं इसे 9 पे अपनी बैलेंस शीट में नहीं शो कर सकती एज पर IAS 36। फिर मुझे इसको यहाँ लाना होगा। तो ये लाइन जो है वो ये कहना चाह रही है। ठीक है? The entity must reduce the carrying amount of an asset to its recoverable amount and recognize the impairment loss. इस डेफिनेशन को मैंने इस न्यूमेरिक के थ्रू बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। आप अपनी एंट्री बनाएंगे, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, आपका एसेट जो है मशीनरी वो क्रेडिट, या आप अपनी इम्पेयरमेंट बुक करेंगे। एक बात मैं जो आपको और बताना चाहती हूँ कि इम्पेयरमेंट कब होती है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग 2 सिनेरियो में होती है। एक एनुअल होती है, एक इवेंट बेस्ड होती है। एनुअल किसकी होती है? इंटेंजिबल एसेट विद इंडेफिनिट लाइफ। ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसकी कोई लाइफ नहीं है, जैसे ब्रांड नेम। मुझे नहीं पता ना कितना, मैंने जे डॉट का ब्रांड खरीद लिया, मुझे क्या पता कितने दिन चलेगा, उसकी कोई लाइफ तो नहीं है ना। तो उसकी आपने एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। इवेंट बेस्ड
इवेंट बेस्ड क्या, आपकी मशीन ख़राब हो गई, आपकी व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया, आपकी जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ के हालात ठीक नहीं है तो उसकी वैल्यू गिर गई, तब आप इवेंट बेस्ड पे जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको अपने पास नोट कर लिएगा। अच्छा, अगर अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस आऊँ, तो यहाँ जो मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई थी वो आपको और बेहतर समझ आ जाएगी कि आप इम्पेयरमेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। आपके एसेट का एक होगा कैरिंग अमाउंट, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को लेकर हम यहाँ एक साथ साथ वो भी बना रहे हैं ताकि आपको फिगर्स में भी समझ आ जाए। मैंने वहाँ फिगर्स नहीं दी, लेकिन ये आपको बेसिक इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करना सिखा देगी। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस भी कुछ अपलोड करूँगी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट होती है कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कैरिंग अमाउंट। आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट है 100 रुपये, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, माइनस करना है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। रिकवरेबल अमाउंट हायर, वैल्यू इन यूज है इसकी 90, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है इसकी 95। हायर कौन सा है, ये 95। 5 रुपए से आपका एसेट इम्पेयर्ड है, तो आप क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट करेंगे, एसेट को क्रेडिट करेंगे। बहुत सिंपल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इसको और डेप्थ में देखेंगे। एक और बात जो मैं आपको यहाँ एक बेसिक का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ, किसी को भी अगर IS36 से रिवाइज करना है तो वो ये लेक्चर देख के रिवाइज कर सकता है। हाँ, इसमें फिर जो कैश जनरेटिंग यूनिट और वो वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो मैं आगे अपलोड करूँगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपको ये बतानी थी कि फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू क्या होती है, अगर मेरे पास एक बुक है, ठीक है, बुक, मैंने कहा मुझे मार्केट में ये बुक बेचनी है, मैंने उसको बोला मुझे ये बुक बेचनी है 200 रुपये में। अच्छा, मार्केट वाले बंदे ने बोला मैं ये 150 में खरीदूंगा, तो बताइए ये फेयर वैल्यू है या ये फेयर वैल्यू है। हमेशा याद रखिएगा, मार्केट का बंदा जितने में आपसे खरीद रहा है वही आपकी फेयर वैल्यू होगी, ये इररेलेवेंट है। कॉस्ट टू सेल, ऑटो करा के जाऊंगा तो मेरे 5 रुपए लग जाएंगे, यानी कि 150 रुपये की वो मुझसे खरीदेगा, 5 रुपये मुझे लग जाएंगे, 145 मेरी कैलकुलेट हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिएगा। बाकी इसमें ऐसा जैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल था, सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। आगे फिर हम इसकी जो और कॉम्प्लेक्स जितना है उसको भी देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे तो स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाएगी। किसी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ समझना है तो वो ये लेक्चर देख के बहुत आराम से समझ सकता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।